हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स के बारे में। ये आपका सीए के सीपीटी में आता है, सीएमए के फाउंडेशन में और सीएस के भी फाउंडेशन में आता है। इसके साथ साथ ये बीकॉम और एमबीए में भी है और आपके कॉमर्स रिलेटेड इंस्टीट्यूट जैसे कि डीयू और इग्नू में भी आता है। आज हम इसके लॉ के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। इसके इंडेक्स में आपको यहाँ पर मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ कमर्शियल लॉ, जो है इसका पहला सेक्शन। उसके अंदर मिलेगा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और फिर सेक्शन बी में आपको मिलेगा एथिक्स। अब हम आगे आपको पहला चैप्टर शुरू कराने जा रहे हैं जिसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके अंदर आप जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली है आपका एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन के बारे में, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव के बारे में, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ क्या होती है, फ्री कंसेंट क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं और कौन कौन से टाइप के होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज कैसे होता है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आज हम देखने वाले हैं। हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं जो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन इस चार्ट के अंदर दिख रही होगी यहाँ पर, तो आपको ये दिखेगा कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। और एग्रीमेंट जो होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी हो सकता है, जो कि आपको इस वाले डायग्राम में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसके अंदर ऑफर भी हो, एक्सेप्टेंस भी हो, और इन दोनों को मिला के जो भी हमारा एग्रीमेंट बनता है वो लॉ के अंदर एनफोर्सेबल हो, यानी कि लीगैलिटी हो उसमें। अब ये सब टर्म्स क्या होते हैं वो आपको इस पार्ट में हम डिफाइन करेंगे। सेक्शन 2A के अंदर आपको ये बताता है कि प्रपोजल और ऑफर क्या होता है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other person or act or abstinence, he is said to make a proposal। इसका मतलब ये है कि जब एक आदमी किसी दूसरे को उसकी इच्छा या उसकी इजाज़त पूछता है कुछ करने या ना करने के लिए, और उसकी उस काम को करने में उसकी हाँ या ना को लेता है, तो ये माना जाता है कि वो उसे प्रपोज कर रहा है, यानी कि ऑफ़र दे रहा है। कि जब एक आदमी दूसरे आदमी से पूछता है कि क्या तुम ये करना चाहोगे, तो वो हाँ या ना का जो जवाब पूछ रहा है वो उस हाँ या ना के जवाब को हम ऑफ़र कहते हैं या प्रपोज करना कहते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं कि क्या आप मेरी मदद करोगे, तो ये हमने उसे ऑफ़र या उसे प्रपोज किया है कि क्या आप मेरी मदद करना चाहते हो, तो वो उसका जवाब हाँ में या ना में देगा, या जैसे भी। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, जो हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है सेक्शन 2B, प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted becomes a promise। इसका मतलब ये है कि जिस आदमी से ऊपर हमने ऑफ़र दिया था, अगर वो हमें हाँ कर दे, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अगर ऊपर दिया हुआ प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रपोजल जो है ऑफ़र बन जाता है, और वो प्रपोजल जो है प्रॉमिस बन जाता है। यानी कि अगर मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में जैसे बोला कि क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे और उसने हाँ कह दी, तो वो उसका प्रॉमिस हो गया, यानी कि हाँ वो मेरी मदद करेगा। इसके आगे हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे, जो कि है 2C, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। जो प्रॉमिस करता है वो है प्रोमिसी, और जो प्रोमिसर है वो प्रॉमिस करवाता है, यानी ऑफ़र देने वाला पर्सन जिसने प्रपोजल दिया था वो है प्रोमिसर, और जो उस ऑफ़र को कंप्लीट करेगा वो है प्रोमिसी। अगले सेक्शन पे चलते हैं हम, सेक्शन 2 सब सेक्शन D, कंसिडरेशन।
when at the desire of a promiser the promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or absistence or promise is called a consideration for the purpose. इसको आसान भाषा में समझाऊं मैं आपको तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी कि ऊपर जब उसने हमें ऑफ़र दिया, हमने उसे मान लिया, वो प्रॉमिस बन गया, हम प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की पार्टी बन गए। उसके बाद जब किसी ने मेरी मदद कर दी और मैं उसको उसके बदले में कुछ दूंगा, यानी कंसिडरेशन, यानी कि समथिंग इन रिटर्न, तब हम उसे मानेंगे कि वो एक पूरा का पूरा प्रॉमिस है। तभी पूरा हो सकता है जब उसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो। आगे है एग्रीमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई कहता है कि एग्रीमेंट होता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी कि हर वो ऑफ़र जो आगे जाके प्रॉमिस में बदलेगा और वो प्रॉमिस जिसके अंदर कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होगी, वो एंड में एग्रीमेंट बन जाएगा उन दोनों पार्टीज़ के लिए। यानी कि एग्रीमेंट होता है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। हम आगे आते हैं। सेक्शन 2F कहता है हमें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो होते हैं वो होते हैं प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस रिक्वायर बोथ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट टू डू समथिंग। ये वो होता है कि जिसमें मैंने सामने वाले से कुछ वादा करा, सामने वाले ने बदले में मुझसे कुछ वादा करा। हम अपने उसी एग्जाम्पल पे रहते हैं कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो उसने कहा हाँ, लेकिन वो बोला कि मैं एक शर्त पे मदद करूँगा कि तुम्हें भी मेरा कोई काम करना पड़ेगा। वो है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, यानी कि वो मेरा काम या मेरी मदद तभी करेगा जब मैं उसकी कही हुई बात को मान लूँगा, तो वो मेरे लिए एक प्रॉमिस हो गया और उसने मेरे लिए जो करा वो उसका प्रॉमिस हो गया। तो जब दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगी उसे कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सेक्शन 2H कहता है कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ऐसा एक एग्रीमेंट जो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। यानी कि एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस इंक्लूडिंग कंसिडरेशन। यानी कि प्रॉमिस भी किया और कंसिडरेशन भी दी, लेकिन लॉ में उसकी इजाज़त नहीं है। यानी कि स्मगलिंग, मान लो किसी ने किसी से गन ली तो उसने उसको गन भी दी, कंसिडरेशन में उसने पैसे भी दिए, एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन ये लॉ में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि गन की डीलिंग जो है लीगल है। तो जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। सेक्शन 2H बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इसमें अगर लीगैलिटी मौजूद है तो उसे हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि सेट ऑफ प्रोमिसेस इंक्लूडिंग कंसिडरेशन दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट। अगला है सेक्शन 2 सबसेक्शन आई, voidable contract. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others. Voidable contract वो होता है जब दोनों में से कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना कर दे, करने की पावर रखती हो। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कभी भी वॉइड हो सकता है जब कोई एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए मना कर दे। आप ये देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड इफ द पार्टी हैविंग द ऑप्शन डू नॉट मेक इट वैलिड। यानी कि जिस पार्टी के पास ऑप्शन होगा मना करने का, वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी वॉइड बना सकती है।
वॉइडेबल यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड हो सकता है। सेक्शन 2J कहता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ भी था, उसमें सब कुछ ठीक भी था, वो वॉइड बन जाता है। वॉइड यानी कि ख़त्म हो जाता है केवल इस वजह व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल यानी कि जब वो होने वाला था, एनफोर्स यानी कि इन पावर आने वाला था तभी। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होते हैं, लेकिन वो वॉइड यानी कि ख़त्म हो जाते हैं एनफोर्स होने से पहले ही।